वेलकम टू IITN मास्टर। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो। होता क्या है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर नहीं किया है तो अभी के अभी पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आगे का कहानी तुम लोग देख लेना। ठीक है, पीछे की वीडियोज में अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कर लेना। इस वीडियो में भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, और लाइक तो जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, जो मन है सब कर दो। ठीक है भाई, चले स्टार्ट करें। चलो, आज नया साल है, आज न्यू ईयर है। बहुत सारे रेजोल्यूशंस तुम लोगों ने लिए होंगे, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, और जब साल खत्म होगा तो फिर देखोगे कुछ नहीं किया, दो चार और गलती कर लिया नया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो कितना तुम रेजोल्यूशन लेते हो उससे मतलब नहीं है, तुम दो ही चीजों को सुधारो और पूरे साल के लिए मत सोचो। दो चीजों को तुम मान लो कि मुझे अगले 3 महीने तक, अगले 2 महीने तक, 2 महीने का सेट करो यार। साल क्यों सोचते हो? 2 महीने का सेट करो कि अगले 2 महीने तक मुझे क्या नहीं करना है। बैठ के ऐसा रील स्क्रॉल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पता चला घंटा 2 घंटा निकल गया और उसके बाद फिर स्ट्रेस में आ गए, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यार इतनी देर पढ़ लेता, ये होता, अब एग्जाम का टाइम आ रहा है। देर आर थाउजेंड थिंग्स विच विल स्टार्ट रिवॉल्विंग इन योर हेड। इसी वजह से जब गलतियां हो जाती है तो पछतावा होता है। इससे अच्छा है कि गलतियां होने के टाइम पे ही तुम पहले से समझ जाओ। तो इतने लंबे लंबे रेजोल्यूशंस मत लो कि पूरे साल भर ये नहीं करूंगा, क्योंकि उतने लंबे लंबे में नहीं होता है। तुम क्या करो, उसके छोटे छोटे पीरियड्स में बांट दो, 2-2 महीने के पीरियड्स में बांटो। 2 महीना नहीं करोगे उसके बाद खुद ही मन नहीं करेगा करने का, खुद ही तुमको लगेगा यार ये तो फालतू चीज है, टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। खुद ही समझ आ जाएगा तुमको डिफरेंस। ठीक, तो रेजोल्यूशंस दो ही लो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दो ही लेना है गिन के, बट कम ही रेजोल्यूशंस लो और उसको छोटे छोटे इंटरवल के लिए लो और उस पर काम करो। देखो तुमको सक्सेस हाथ जरूर मिलेगी उस चीज में। ठीक है, चलो, मतलब मेरा यही अप्रोच रहता है, मैं यही अप्रोच सेट करता हूं अपने लिए। तुम अपने लिए अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे लिए तो आज जैसे न्यू ईयर है, मेरे लिए सेम डे है। इट्स जस्ट अनदर डे फॉर मी। सुबह से उठा हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे और ऐसा फालतू चीजों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, है ना। कोई ज्यादा पार्टी वाला आदमी मैं हूं नहीं कि मुझे पार्टी वार्टी करना है, ये सब इन चीजों में इंटरेस्ट है नहीं। अपने को अपना काम, बस काम करना है, खुश रहना है, बस बात खत्म। जिम जाना है, अपने को क्या चाहिए, अपने को बस वही जो अपना डेली रूटीन है उसी को फॉलो करना है। कोई नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर तुम कर लोगे, इस मेंटल स्टेट में आ जाओगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तुमको जिस चीज से खुशी मिलती है वो काम करो। अगर तुमको पार्टी करने में खुशी मिलती है, पार्टी करो, मेरे को नहीं मिलती है, सिंपल है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब तुम्हारा एज होगा धीरे धीरे, तो तुमको समझ में आने लगेगा कि क्या तुम्हारे लिए जरूरी है जीवन में और क्या नहीं जरूरी है। ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई। यूजुअली मैं ज्ञान की बातें यहाँ पे नहीं करता हूँ, बट करना चाहिए बीच बीच में बच्चों के लिए, नहीं तो तुम लोग भटक जाते हो, फिर रास्ता भटक जाते हो। चलो भाई साहब, ज्यादा ज्ञानवर्धक चूरन खा लिया है आज मैंने, मुझे लगता है, इसलिए हो सकता है मैं ज्यादा ज्ञान बांट रहा हूं। अब आते हैं सीधा सीधा काम पे। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो है क्या ये, कोई एक एटम है, वो आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब किसी और के इफेक्ट में नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैसियस एटम होना चाहिए, अगर सॉलिड है तो उसको पहले गैस में बदलेंगे। और न्यूट्रल होना चाहिए, कोई चार्ज वार्ज नहीं होना चाहिए। तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा देना पड़ेगा, जितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सही है, सिंपल चीज है कि नहीं, बोलो। तो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। जैसे अब सोडियम है, ये गैसियस सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, इसको Na+ में कन्वर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो एनर्जी देना पड़ा उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। और ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी देना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना है ना भाई। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पकड़ के रखा हुआ है, न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी हम लोगों को
प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? अगर मैं एक पीरियड में बात करूं, एक पीरियड में जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। सो एटॉमिक साइज अगर घट रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिंपल सा बात है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है तो ऑर्बिट सेम है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है, साइज घट रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन तुम निकालने जाओगे एनर्जी ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, मैं ये तो पहले भी बता चुका हूं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए Fe3+ का ज्यादा है, फिर Fe2+, फिर Fe का है। ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, भाई साहब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब अगर जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, वो क्या करता है, वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, उस फोर्स को जो प्यार से खींच रहा है उस प्यार को कमजोर कर देता है। बीच में बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को के प्यार को कमजोर कर देता है, तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा, साइज उतना ज्यादा, अट्रैक्शन उतना कम, इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकलेगा। तो हाइयर द स्क्रीनिंग इफेक्ट larger is the size and so lower will be the ionization energy, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से निकल जाएगा, सिंपल सा बात है। अच्छा, एक ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जब तुम टॉप टू बॉटम जाते हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट नंबर यानी सेल का वैल्यू बढ़ता जाता है, एक एक सेल ऐड होता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाओगे, और सेल जैसे ही ऐड होता जाएगा वैसे ही साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का प्यार कमजोर होता जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। एक कॉफी डेट पे वो इलेक्ट्रॉन तुम निकाल के ले जा सकते हो। समझ गए भाई? ठीक है। तुम बोल रहे हो बहुत बकैती कर रहे हो सर आज, क्या बात है? देखो मन ही है आज बकैती करने का। पेनिट्रेशन पावर, भाई जो ज्यादा न्यूक्लियस के पास है उसका पेनिट्रेशन उतना ज्यादा है, SPDF। तो जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास है वो उतना पेनिट्रेटेड है, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा कि नहीं? और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो बाबू अब वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, समझ रहे हो ना, वो लिव इन है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। वो कॉफी ऑफी डेट जाना छोड़ो, जा ही नहीं पाओगे, मुद्दे की बात किसी और के साथ वो अपने साथ जाएगी, समझ रहे हो? वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ कॉफी डेट पे जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। समझ रहे हो ना? तो यहां पे क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो अगर कभी मान लो S से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा और कभी P से, तो S से निकालना रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल है क्योंकि S की पेनिट्रेशन ज्यादा है। ठीक, अब वही चीज ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल है तुम्हारे सामने, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। ओहो, बेरिलियम से बोरोन पे गया, साइज घटा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज घटा तो बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, बोलो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन किसका ज्यादा हो रहा है यहाँ पे? बेरिलियम का। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है? S से, और S का पेनिट्रेशन क्या है? ज्यादा है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है? ओके, कृपया करके छाप ले इसको। जीवन का एक काम है जो आप लोग अच्छे से कर पाते हो और वो है छापना, तो छाप लिया करें कृपया करके। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सब सेल, अपने को ये बात पता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली मुश्किल होगा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, सिंपल सा बात है, बात समझ रहे हो? सो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबसेल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो देयर आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपेयर करो तो नाइट्रोजन को देखो 2p3 हाफ फील्ड है, और ऑक्सीजन का देखो 2p4, एक लूज करने के बाद हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये लूज करना चाहेगा। साइज देखा जाए तो ऑक्सीजन का साइज ज्यादा छोटा है,
बट नाइट्रोजन में हाफ फील्ड से निकल रहा है, इसलिए नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। मैं क्या बोला? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे। लेकिन जब दूसरा निकालोगे तो ये 2p2 है और ये 2p3, जब दूसरा निकालोगे तो ये हाफ फील्ड हो गया, तो दूसरा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा है और सेकेंड ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। सो IE2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये O प्लस बनेगा, O प्लस का हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, और N प्लस का हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। यहां इलेक्ट्रॉन 2p2 से निकल रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन 2p3 से निकल रहा है। ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगा। बतवा समझे? वेरी गुड। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, यही फर्स्ट सेकेंड थर्ड को सक्सेसिव बोलते हैं। मान लो एक मेटल है M, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये M प्लस में गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके लिए लगा IE1। फिर M प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो गया M2 प्लस में, इसके लिए लगा IE2। इसके लिए क्या लगा? IE2। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला M2 प्लस से, ये गया M3 प्लस में, इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी है IE3। तो तुमसे पूछा जाएगा IE1 IE2 और IE3 को कंपेयर करो, तो सिंपल सा बात समझो, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे साइज घट रहा है कि नहीं? और जैसे जैसे साइज घट रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो याद रखना जीवन में कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बाद वाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले वाले से ज्यादा होता है। अब तुम अभी इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें तुम सोचोगे कि सर पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो नाइट्रोजन का ज्यादा था और दूसरा तो ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया। तो देखो समझो, नाइट्रोजन का पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी और नाइट्रोजन का ही दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करो तो नाइट्रोजन का दूसरा वाला पहले से ज्यादा होगा। बट ऑक्सीजन का भी पहला से दूसरा को कंपेयर करो तो ऑक्सीजन का दूसरा वाला पहले से ज्यादा होगा। हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर कर रहे थे, सेकेंड ही, सिर्फ सेकेंड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। यहां पे हम लोग एक ही एलिमेंट का सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं, तो साइज घटता जाता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि IE3 विल बी ग्रेटर देन IE2 विल बी ग्रेटर देन IE1, और ये ऑलवेज होगा, ये हमेशा होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं है, ये हमेशा ही वैलिड होगा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। क्लियर है? आई होप सो। कृपया छाप लेंगे। कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देख, अगर मैं एक पीरियड की बात करूं तो अक्रॉस अ पीरियड जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वही क्या हो गया? प्यार बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, सिंपल सा बात है। अगर मैं सेकेंड पीरियड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घट रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। पर यहाँ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ। क्या क्या एक्सेप्शन है? लिथियम है, लिथियम का बेरिलियम आना चाहिए था बट बोरोन आ गया। क्यों ऐसा है? अभी देखा ना, अभी तो बताया, बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होता है क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s से निकलता है, बोरोन में 2p से निकलता है, 2s का पेनिट्रेशन ज्यादा है 2p से। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए ये दो जगह पे दिक्कत आती है। समझ गया बात? तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है बहुत बार, इसलिए बिल्कुल याद रखना, इसको मिस मत कर देना, भूल मत जाना। समझे? देखो, अब ग्रुप के अंदर अगर बात करें भाई तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज तो बढ़ेगा ना यार, एक एक सेल ऐड होता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता चला जाएगा, दूरी बढ़ती जा रही है, प्यार कम होता जा रहा है, एक कॉफी डेट पे निकाल सकते हो उस इलेक्ट्रॉन को। सो साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को कंपेयर करो तो सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। एक्सेप्शंस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम। क्यों 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 क्यों? बता चुका हूं, बोलो क्यों क्यों? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ
d electrons. Ionization enthalpy of 5d series is greater than 4d series. क्यों क्यों क्यों? बोलो बोलो बोलो. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. वेरी गुड, सही सोचे हैं, सही पकड़े हैं. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पोअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स. हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक, छाप लेना है इसको. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? 13th ग्रुप का बोरोन फैमिली का सीक्वेंस है, समझो. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. अब समझो यहां पे प्यारे बच्चों क्या लगता है? यहां लगता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. याद आया? तभी तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो गया था. याद आया? याद आया? वेरी गुड, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. और यहां इंडियम और थैलियम में लगता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. और इसी वजह से यहां एकदम अजीबो गरीब हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो पहले गैलियम, बाद में एल्यूमिनियम, तो सीक्वेंस आएगा बोरोन, बोरोन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम. अब इसके बाद आना चाहिए था इंडियम, लेकिन थैलियम आ जाएगा क्योंकि थैलियम का साइज कम हुआ है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. और फिर आएगा इंडियम. ये सीक्वेंस है. तो अब ऑप्शंस मैच करो. पहला ऑप्शन है बोरोन, बोरोन का एल्यूमिनियम से ज्यादा है और गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा है. यहाँ देखो उल्टा लगा हुआ है, तो गैलियम एल्यूमिनियम से ज्यादा है. फिर गैलियम का इंडियम से ज्यादा है, इंडियम से ज्यादा है. फिर इंडियम से ज्यादा थैलियम का है, इंडियम से ज्यादा थैलियम का है. हाँ सही, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया है. हाँ सही तो लिखा है, थैलियम सही लिखा है, थैलियम इंडियम. ठीक है, तो इंडियम से ज्यादा थैलियम का, तो पहला ही सही हो गया, पहला ही सही हो गया. दूसरा बाकी देखने का जरूरत ही नहीं. बतवा समझे कि नहीं समझे? दो चीजें लग रही है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर? डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? ओके. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन. सेकेंड आयोनाइजेशन, देखो यही सब गलती होता है पता है एग्जाम में. तुम यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कर दोगे क्योंकि तुम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ोगे और जल्दी जल्दी में तुमको सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी दिखेगा, फटाफट निपटा के चल दोगे. बट ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है हम लोगों को. ठीक है ना भाई? तो समझो कौन कौन है. लिथियम, बेरिलियम, नियॉन, कार्बन, बोरोन. अब समझो, देखो नियॉन तो नोबल गैस है, नियॉन का खुद का पहला आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, पहला. ठीक. अच्छा, बेरिलियम की अगर बात करें तो बेरिलियम का एक ये है 1s2 2s2, ये है 1s2 2s1, ये है तुम्हारा 2p6 लास्ट वाला. बाकी शुरू में तो जो 1s2 2s2 है वो तो है ही. यहाँ कार्बन है 1s2 2s2 2p2 और ये बोरोन है 1s2 2s2 2p1. ये सीन है. अब तुम लोग बताओ इसमें सबसे ज्यादा पहला किसका दूसरा किसका होगा? अगर पहला का कंपेयर करोगे, पहला कंपेयर तो आसानी से हो जाएगा, सबसे ज्यादा नियॉन का होगा, नियॉन के बाद होगा तुम्हारा सीक्वेंस तो अभी बताया था यार, ये तो खुद ही कर लोगे है ना, पहला वाला तो खुद ही कर लोगे. दूसरे पे आते हैं सीधा सीधा. दूसरा किसका सबसे ज्यादा होगा? तो फिर भी अभी भी सबसे ज्यादा दूसरा किसका होगा ये बताओ. यहाँ लिथियम है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में जाएगा? ये हो जाएगा 1s2. क्या ये हीलियम जैसा हो गया? ओ माय गॉड, ये तो हीलियम जैसा हो गया. हीलियम जैसा हो गया तब तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा. पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का होता है. तो Li प्लस का मतलब इसका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगा. तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया. ठीक. अब बी और डी पे खेलेंगे हम लोग, बॉम्बे और दिल्ली पे खेलेंगे. देखो इसके बाद कौन होगा? ये नोबल गैस है, इसका पहला बहुत ज्यादा था तो दूसरा भी ज्यादा ही होगा. तो लिथियम के बाद तो नियॉन आ गया, तो लिथियम के बाद नियॉन आ गया, दोनों में है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब अगर आगे बढ़ो तो यहां देखो बोरोन का पहला इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो 2p1 और दूसरा जो निकलेगा वो 2s2 से निकलेगा और कार्बन का जो दूसरा निकलेगा वो 2p से निकलेगा. तो भाई बोरोन का कार्बन से सेकंड वाला ज्यादा होगा कि नहीं? बोरोन का कार्बन से सेकंड वाला ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो. बोरोन का कार्बन से सेकंड वाला ज्यादा होगा. तो बोरोन फिर कार्बन और बेरिलियम का सबसे कम. क्यों? क्योंकि इसका जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1s2 2s1 हो गया और 2s1 से तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लिथियम जैसा बिहेव किया. ये लिथियम पता ही है ना, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा और हीलियम जैसा हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी. तो आंसर बेटा क्या आएगा? बी. तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको अच्छे से एनालाइज करना होता है. इस टाइप के क्वेश्चंस को बढ़िया से एनालाइज करो, हर एक फैक्टर्स को दिमाग में लेके चलो तो जीवन तुम्हारा आसान रहेगा. ठीक, चलते हैं आगे.
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन हीलियम होगा, है ना? अच्छा, इसमें तो है ही नहीं, हीलियम है ही। अच्छा, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। देखो, स्कैंडियम फिर टाइटेनियम, इसके नीचे यूट्रियम फिर जिरकोनियम, इसके नीचे लैंथेनम फिर हाफनियम। तो ये एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, सब डी ब्लॉक है। अब तुमको ये बात पता है कि यहां पे लगता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से याद रखना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हाफनियम का टाइटेनियम से भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है। हाफनियम का टाइटेनियम से भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हाफनियम। रीजन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? कौन कौन है? पोटेशियम है, कॉपर है, Cu2 प्लस, सॉरी Cu प्लस है और K प्लस है। देखो, K, Cu, Cu प्लस और K प्लस। अच्छा, एक बात समझो, पोटेशियम जो है ये है आर्गन 4s1, कॉपर जो है ये है आर्गन 3d10 4s1, और Cu प्लस जो है वो क्या है? आर्गन 3d10। और पोटेशियम जो है K प्लस, ये तो प्योर आर्गन, ये तो नोबल गैस हो गया यार, ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो K प्लस का तो सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा प्यारे बच्चों? K प्लस का। इसके बाद कौन आएगा? अच्छा, K और Cu में किसका ज्यादा होगा? K और Cu में अगर देखो तो पोटेशियम तुम्हारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है और इसका साइज भी ज्यादा है, दोनों सेम पीरियड में है, ठीक है ना, फोर्थ पीरियड में। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम का हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका तो सबसे कम होगा, फिर कॉपर का होगा। अब Cu प्लस का Cu से क्या होगा? ज्यादा होगा, ऑब्वियस सा बात है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और वैसे भी इसका इलेक्ट्रॉन निकल के 3d10 है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ये फुल्ली फिल्ड है, यहां से निकालना ज्यादा मुश्किल है, और ये तो आर्गन, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा K प्लस का, फिर Cu प्लस का, फिर Cu का, फिर K का। K प्लस, Cu प्लस, Cu और K। तो पहला ही आंसर दिख रहा है, K प्लस, Cu प्लस, Cu। हाँ सही है, पहला ही आंसर हो जाएगा। समझा? समझ आया? आई होप सो। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन, मेटालिक एंड नॉन मेटल। देख एक बात समझ, आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मेटल्स का जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। तो अगर मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं, अगर मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। और अगर मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। नॉन मेटल्स का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि जानते हो ना नॉन मेटल्स कहां पे रहता है? इस साइड में, लास्ट वाले साइड में, और इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम होगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, वही बात है, मेटल की रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करेगी भाई? कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसका रिएक्टिविटी कम होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इस तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? पोटेशियम का होगा। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होगा? लिथियम का होगा, क्योंकि लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। यही रीजन है कि सब इसका असली में भी पोटेशियम को तुमने पढ़ा होगा कि पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, क्योंकि वो इतना रिएक्टिव है कि हवा से रिएक्ट करता है, हवा में जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करेगा, आग पकड़ लेगा, समझे? इसलिए पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, बहुत रिएक्टिविटी होता है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देखो ये क्या बोलता है कि दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप, मतलब डिफरेंस इन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकाला वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब तुम पहला निकालोगे तो उस पर +1 चार्ज आएगा, और जब तुम दूसरा निकालोगे तो उस पर +2 चार्ज आएगा। तो इन दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है या उसके इक्वल है, तब तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब इस बात को समझो क्यों ऐसा हो रहा है। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है ना, तो मतलब क्या है? वो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाह रहा है। निकलना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रहा है, तो फर्स्ट वाला जो निकला वही ज्यादा स्टेबल है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक,
तो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो भाई Na है और Na प्लस है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बनाया और Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na2 प्लस बनाएगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि Na प्लस और Na2 प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 42.7, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब Na प्लस नहीं टूटना चाह रहा है, निकलना नहीं चाह रहा है इलेक्ट्रॉन इससे, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, Na प्लस ज्यादा स्टेबल हो गया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये फील भी आ रहा होगा क्योंकि सोडियम Na प्लस में एग्जिस्ट करता है, Na2 प्लस में तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है। दूसरी बात है कि अगर डिफरेंस इन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, अब तुम बोलोगे सर उधर 16 इधर 11, रूल यही है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है फिर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा है भाई, अगर डिफरेंस कम है मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है मतलब वो मोर स्टेबल स्टेट में जाना चाह रहा है, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। सो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट्स हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अब जैसे मैग्नीशियम को देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकला Mg प्लस में गया और Mg प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो Mg2 प्लस में जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी वजह से अगर मैं मैग्नीशियम को कंपेयर करूं तो Mg प्लस और Mg2 प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन है, Mg2 प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ओके, अगला एप्लीकेशन क्या है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं समझो। अगर मान लो तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा, दूसरा निकाला कुछ एक्स प्लस समथिंग लगा, तीसरा निकाला एक्स प्लस समथिंग लगा, चौथा निकाला कि एकदम बहुत ज्यादा लग गया, तो समझो जो बहुत ज्यादा लग रहा है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे तुमको हाईएस्ट जंप दिखे वही समझ जाना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो उससे पहले वाला जितना है वो सब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। देखो अब जैसे एक मेटल है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो है वो 20 है, 2 जो है वो 36 है, 3 जो है वो 57 है, आयोनाइजेशन एनर्जी 4 है 85 और आयोनाइजेशन एनर्जी 5 है 456। अब देखो सीधा एकदम जायंट जंप लिया कि नहीं। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है, तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ आया। तो जहां पे हाईएस्ट जंप दिखे वही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। In a period, the ionization energy of 2a group is more than 3a group। ये बात तुमको पता है। 2a ग्रुप का 3a से ज्यादा होगा। रीजन इसका है कि 2a में 2s से निकलता है या फिर s से निकलता है, जो जिसका पेनिट्रेशन ज्यादा है। जैसे हमने देखा था ना बेरिलियम और बोरोन, ये 3a है और ये 2a है। अब इसके केस में क्या है 1s2 2s2 और इसके केस में क्या है 1s2 2s2 2p1। यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है p से और यहां पे निकल रहा है s से, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि इसका पेनिट्रेशन क्या है, ज्यादा, मोर पेनिट्रेशन, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो ये सिर्फ बेरिलियम बोरोन है, इसके नीचे वाले में भी लगेगा। ठीक, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का, राइट, जबकि साइज एल्यूमिनियम का छोटा है। क्लियर। In a period, ionization energy of 5a group is more than 6a group। ये भी सही बात है। 5a ग्रुप कौन है, 5a ग्रुप हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन फैमिली, और 6a ग्रुप कौन है, 6a ग्रुप हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन हाफ फील्ड है भाई साहब, 1s2 2s2 2p3, ये 1s2 2s2 2p4। अब ये हाफ फील्ड है, ये पूरा ही न्यूज पेपर आज सब दिखेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब हाफ फील्ड है। और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ फील्ड होगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, राइट। पहले से आता है तुमको, छाप लो इसको। इन बोरोन फैमिली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, पढ़ा चुका हूं ये। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन था ना एक। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम एंड लेड इज ग्रेटर देन टिन, रीजन क्या है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी पढ़ा चुका हूं।
सॉरी, रीजन क्या है प्यारे बच्चों? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग। ये यहाँ लेड का टिन से ज्यादा होगा, यहाँ भी रीजन क्या है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। On moving from second to third transition series, ionization energy slightly increases। फिर से रीजन क्या है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी पढ़ा चुका हूं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज तुम्हारा यूट्रियम वाला हो गया। ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पढ़ाई अगर कर ली तो, और उसके बाद ला हफ्ता दे वरना रहे। तो लैंथेनम के जस्ट बाद वाला अगर तुम देखो तो लैंथेनम के जस्ट बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसकी वजह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जर्कोनियम और हाफनियम में किसका ज्यादा होता है? हाफनियम का। उसके बाद भी चलता जाएगा आगे तक। ठीक है, बस ये यूट्रियम और लैंथेनम में नहीं लगता है। यूट्रियम लैंथेनम में यूट्रियम का ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, लैंथेनम का नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि लैंथेनम के बाद 4f वाला सीरीज आता है, इसलिए लैंथेनम और यूट्रियम छोड़ के बाकी में लगेगा ये चीज। कुछ और एप्लीकेशंस हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, वो देख लेते हैं। मेटालिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये तो पता ही तुमको यार कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा अगर आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा ना। तो ये जो है देखो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा वो उतनी आसानी से उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम हो जाएगा। तो मेटल्स का वैसे ही कम होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि पोटेशियम और सोडियम में कौन ज्यादा मेटालिक है, तो ऑब्वियसली पोटेशियम, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बतवा समझ रहे हो? ओके। रिएक्टिविटी सेम बात, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इस पे तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। रिड्यूसिंग पावर, देखो जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो पॉजिटिव चार्ज में जाता है। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये हेयर सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, तो अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? समझा? समझा कि नहीं समझा आप लोग? समझ गया ना? चलो, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब अभी कर लेना, नहीं किया ना? करो अभी, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट भी जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, न्यू ईयर है, न्यू ईयर में अपने आप को थोड़ा चेंज करने का कोशिश करो। ओके, बहुत, और जो जो समझाया हूं उस पर फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।